जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम चर्चा करेंगे कि जो कि 1784 के अंदर पीट्स इंडिया एक्ट आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक्ट किस लिए लाया गया, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था। जो ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसके निर्माण के पीछे का इतिहास क्या है। अंग्रेज शासनकाल के दौरान या ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो भारत संविधान निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाई, उन्होंने किस किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपने जो पैर पसारे भारत के अंदर, उन्होंने क्या क्या धीरे धीरे सुधार की। ये सारी चर्चाएं हम एक्ट वाइज एक्ट देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उस एक्ट को लाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर शासन कर रही थी, उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंपनी के ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए कंपनी के नियम, रेगुलेशन, कायदे कानून, किस प्रकार कंपनी कार्य करेगी, किस प्रकार कंपनी के अधिकार होंगे, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए या इनके नियम बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को अपने ऊपर शिकंजा कसने के लिए 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट भेजा था। उसके बाद 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। इस एक्ट को लाने का उद्देश्य यह था कि जो कंपनी थी, कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, तो जो 1773 के अंदर 1773 के एक्ट के तहत 1774 के अंदर बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, और उस 1773 के एक्ट के तहत जो भारत में गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की गई थी, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने थे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल थे, उनकी शक्तियों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा नहीं था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट शक्तियाँ क्या होंगी और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ क्या होंगी, इन्हीं को लेकर उनके बीच मतभेद चलता रहता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। उसके बाद इन कमियों को दूर करने के लिए इसमें जो 1781 की एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर जो भी कमियाँ रह गई थी, उसके बाद 1784 के अंदर ब्रिटिश सरकार भारत में पीट्स इंडिया एक्ट एक और कानून लाती है, जिसको इसका जो नाम पीट्स इंडिया एक्ट है, इसका नाम इस कारण पड़ा था कि जो उस समय जो ब्रिटेन के नए पीएम बने थे 1783 के अंदर बने थे, सर विलियम पीट्स, उनका नाम था सर विलियम पीट्स। सर विलियम पीट्स था। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट को पीट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। और इसका जो एक अन्य नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। इस एक्ट का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। इस एक्ट का जो एक अन्य नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट नाम था। उसके बाद इसके अंदर कुछ जो 1784 के अंदर ये एक्ट आया था, इसके बाद इसमें कुछ सुधार किए गए। वो सुधार क्या थे, वो इसमें इसके अंदर जो मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण सुधार क्या थे कि सरकार ने यानी कि राजनीतिक कार्य और कंपनी प्रशासनिक कार्य या राजनीतिक और जो व्यापारिक यानी कि कॉमर्शियल कार्य थे, उनको डिवाइड कर उन दोनों को बांट दिया था। इसके अंदर एक नए पद की स्थापना की गई थी, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर 6 सदस्य होते थे। इसके अंदर एक ब्रिटेन का जो वित्त मंत्री वो भी शामिल होता था, 5 अन्य सदस्य होते थे। उसके जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो 1773 के अंदर सरकार एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पद का स्थापना करती। उस पद के अंदर क्या था कि सरकार जो ये पद का अधिकारी होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी के राजनीतिक यानी कि सैन्य मामलों और राजस्व मामलों की सभी की देखरेख कर रहा था। तो इनकी सबकी देखरेख करने के बाद जो उस रिपोर्ट था वो ब्रिटिश किंग या इनकी ब्रिटिश सरकार को इंग्लैंड में भेजा था। उसके बाद 1784 में सरकार ने इनको बांट दिया। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो देखा था राजनीतिक मामले से तात्पर्य क्या है कि कंपनी की किस राज्य के साथ संधि करेगी, किस राज्य के
किस राज्य के साथ युद्ध करेगी या किस राज्य के साथ युद्ध नहीं करेगी। जैसे 1700 अंदर प्लासी युद्ध होता है, 1764 बक्सर युद्ध होता है। इस प्रकार जितने भी राजनीतिक मामले थे इनकी जो भी निर्णय लेगा वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की परिषद होती थी। उसके बाद जो कंपनी व्यापारिक मामले या कॉमर्शियल मामले उनको देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। व्यापारिक मामलों से तात्पर्य ये है कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका आने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारत से जितना अधिक से अधिक हो सके लाभ कमाया जा सके, यानी कि भारत को एक प्रकार से लूटा जा सके या शोषण किया जा सके। जितने भी कंपनी के जो अधिकारी होते थे, जो कंपनी होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एकमात्र उद्देश्य शुरू में यही था कि वो जो भारतीय किसान है उनसे सस्ते में कच्चा माल लेकर उसके बाद उसके जो कच्चे माल को इंग्लैंड भेजते थे, उधर वो माल तैयार होता था, उसके बाद वो भारत देश के अंदर या अन्य देशों में उसको महंगे दामों पर बेच दिया जाता था। इस प्रकार से इस पद की यहाँ पर स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से दो अलग अलग पद बना दी गई। ठीक है, यहाँ पर यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको जब अच्छी तरह से समझ में आएगी जो आपने पहले की दो वीडियो जरूर देखी होंगी। अगर आप इसको तीसरी वीडियो को पहले देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पहले दो वीडियो जरूर देखें, ताकि जो ये सीरीज चल रही है आप इसको अच्छे समझ पाएँ। तो हम देखते इसके बाद सरकार अन्य क्या सुधार किए। ब्रिटिश सरकार का कंपनी और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार जो कंपनी थी भारत में शासन कर रही थी, या उसके जो कंपनी के जो ब्रिटिश सरकार की कंपनी और प्रशासन, जो इंग्लैंड की कंपनी सरकार थी उसका कंपनी पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी या व्यापार कर रही थी, और उसके प्रशासन पर कि वो किस प्रकार प्रशासन कर रही भारत के अंदर, उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया। वो ब्रिटिश सरकार थी जो वो पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में ले जाएगी, कंपनी किस प्रकार से आगे कार्य करेगी, किस प्रकार के कायदे कानून बनाएगी, किस प्रकार के नियम होंगे, किस प्रकार के वो सर भारत के ऊपर किस तरह से शासन करेगी, ये सब यानी कि 1784 के अंदर स्पष्ट कर दिया कि अब से ब्रिटिश सरकार का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो चुका है। ये 1784 के इस एक्ट के तहत की गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको प्रथम बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। जो इससे दो एक्ट पहले एक्ट थे उसके अंदर इस प्रकार किसी प्रकार की चर्चा नहीं थी कि जो भारत में जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाए जाएंगे या ब्रिटिश सरकार अधीन क्षेत्र कहलाए जाएंगे। इससे पहले इस बात चर्चा किसी भी एक्ट में नहीं की गई थी। लेकिन जब 1784 के अंदर पीस इंडिया एक्ट आता उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो आज से ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाए जाएंगे या ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्र कहलाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 थी, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। अगर आपको ये बात ध्यान हो कि जो 1773 के अंदर रेगुलेटिव एक्ट आता है उसके अंदर गवर्नर जनरल की प्रतिस्थापना की, इसके साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में या गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद स्थापना की गई। उसके अंदर जब 4 सदस्य थे उसको घटाकर क्या किया, उसके बाद उसको घटाकर 3 कर देगा। इसके अलावा इसको 3 करने का उद्देश्य एकमात्र क्या था कि जब भी जो ये परिषद से कोई नियम बनाती थी या किसी नियम में चेंज करती थी या कुछ बदलाव करती थी या कोई नया एक्ट लाती थी, तो अगर मान लो जैसे 4 सदस्य हो गए, अब ये 4 सदस्य हैं, उसके बाद क्या था कि अगर कानून 2-2 से बराबर हो जाए, तो अगर कोई एक्ट लाया गया उसके बाद 2-2 से टाई हो जाता तो उसमें जो गवर्नर होता था उसकी खास भूमिका नहीं रहती थी, यानी कि वो एक निर्णायक वोट देने में कोई ज़्यादा उसकी पावर नहीं थी। तो उसको लाने का उद्देश्य क्या था कि इधर देखा जाए तो अगर ये मान लो 4 सदस्य, अगर ये मान लो 4 में से 3 सदस्य किसी एक्ट का समर्थन कर दे तो वो तो कानून बन जाएगा। अगर बराबर हो जाता है तो वो कानून नहीं बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो गवर्नर जनरल होता था उसकी भूमिका थोड़ी कम होती थी। इसी को देखते हुए इसी संख्या को 3 कर दिया गया, यानी कि 1784 के अंदर 3 कर दिया। इसके अंदर 3 कर दिया और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता था उसके लिए एक अलग से शक्ति दी गई कि अगर मान लो ये 4 सदस्य हैं, यानी 3 और एक गवर्नर जनरल को 4 सदस्य हो गए। अगर मान लो किसी अधिनियम बनाने के लिए जो परिषद के 3 सदस्य, इन्हीं में से 2-1 से फैसला हो गया है, 2-1 से हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि मान लो कि जो गवर्नर जनरल है उसने जिस
उसने अपना फैसला उस तरफ दिया जिसकी तरफ एक, यानी कि अभी उसके बाद ये दो से बराबर हो गया। तो बराबर होने के बाद ये जो कानून मुझे ट्राई ट्राई नहीं माना जाता था, इसको बराबर नहीं माना जाता था। गवर्नर जनरल की अलग से एक्स्ट्रा शक्ति देती, अगर वोट बराबर होती है तो गवर्नर जनरल जिस तरफ अपना वोट, यानी कि जैसे गवर्नर चाहेगा वो, यानी कि वो कानून बन सकता है, ये उस कानून को हटाना चाहे हट सकता है, बनाना चाहे तो बन सकता है, वो टाई नहीं माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मद्रास और मुंबई को पूर्ण रूप से बंगाल के अधीन कर दिया, यानी कि अब से उनका संपूर्ण देखभाल बंगाल की सरकार करेगी, मुंबई और मद्रास का। ठीक है। उसके बाद एक यहाँ की व्यवस्था हुई कि यहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब द्वैध शासन व्यवस्था होती क्या है? द्वैध शासन व्यवस्था यह होती है, एक तो भारत पर ब्रिटिश कंपनी राज कर रही थी। ठीक है। उसके बाद एक भारत पर ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी, हो गया द्वैध शासन व्यवस्था। इसी से यहाँ से ही भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। एक तो भारत के ऊपर कंपनी शासन कर रही थी, उसके बाद नंबर 2 पे भारत पर ब्रिटिश सरकार भी शासन कर रही थी। इस प्रकार यहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि बम्बई और मद्रास में जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बम्बई और मद्रास के अंदर ही एक परिषद की स्थापना की गई। उसके अंदर 3-3 सदस्य होते थे। इसकी परिषद की स्थापना इसलिए की गई थी, गवर्नर जनरल के कार्यों में वो सहायता कर सके। ठीक है। तो जितने भी अभी हमने सारे टॉपिक देखे या जितने पॉइंट देखे, ये सारे 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अंदर बदलाव किए गए थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लें। हाँ, एक बात आपको फिर से कह देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें इससे पहले वाली 2 वीडियो जरूर देखें। उसके बाद अगला जो इसके बाद जो अगली नेक्स्ट इसका टॉपिक रहेगा, यानी 1784 के बाद 1813 का चार्टर आता, फिर 33 का आता। इस प्रकार उनको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबकी चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।